नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलते हैं रुद्रपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी हमारा नेता कहता हो, हमारा नेता कहता हो। हम लोगों को समझ सको तो समझो, दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे। उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अपने बड़े नेताओं की रैलियों में कार्यक्रम भी तय करने शुरू कर दिए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 रैलियां होंगी। साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जनवरी अंत से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल करीब 16 रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, जबकि 13 अन्य रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन रैलियों के जरिए भाजपा आचार संहिता लगने से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय मांगा गया है। कार्यक्रम तय होने पर पार्टी आगे की तैयारी पूरी करेगी। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोग 1 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। बीते दिनों जिला मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना में घायलों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर उपचार देने के लिए निर्देशित किया है। बता दें कि बीते सोमवार को राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की जिला रेंज में पार्क प्रशासन का एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इंस्पेक्टर, जिसमें बताया गया था कि इंस्पेक्टर में 10 लोग
इंटरसेप्टर में माफ कीजिएगा 10 लोग सवार थे, जिनमें पार्क प्रशासन के 2 अधिकारी सहित कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वन्यजीव प्रतिपालक चीला नहर में गिरकर लापता हो गया। सभी 5 घायलों को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी तरह से यहां पर निरीक्षण किया है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड की अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री ने कहा है कि बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास को प्रशासनिक शुल्क में करीब 4,000 रुपए की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विकास को राहत मिल सकेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, हमारा जो आवास विकास की जो बैठक थी, उसमें हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो विकासक बहुत पहले से, जो मैंने पिछली बार ही बताया था, उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन उनके सामने कठिनाई आ रही थी कि रेट बढ़े हैं और हम उनसे प्रति यूनिट 2% आवास विकास विभाग उनसे लेता था, ताकि हम अपने प्रशासनिक कार्य के लिए उनसे जो हमारा पहले से तय था वो ले रहे थे। हमने उनको 4,000 रुपए की छूट दी, यानी 6 लाख में पहले 12,000 लेते थे, अब हम उनसे 8,000 रुपए लेंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश भर की सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस की कमेटियां 14 जनवरी से 16 जनवरी तक प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय 2 यात्रा आयोजित करने जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के उपरांत 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल से महाराष्ट्र तक करीब 6,700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसी अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी के समर्थन में 14, 15 एवं 16 जनवरी को प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय 2 यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जन आधार पाने के लिए अंकिता हत्याकांड के नाम पर राजनीति कर रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बहुत खतरनाक है। 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को महिला अपराध में पहले नंबर पर बताया गया है और 907 बलात्कार के केसेस हुए हैं और 778 लोगों को जो उठा के ले जाने का मामले होते हैं वो इसमें सामने आए हैं। तो ये एक गंभीर विषय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने के लिए जिस बेटी ने एक शहादत दी है, जिस बेटी के साथ एक कृत्य हुआ है, उस बेटी के नाम पर राजनीति कर रही है। मामला न्यायालय में है। अभी तक कोई भी जो नामजद अपराधी थे उनकी जमानत नहीं हुई है, सब जेल में निरुद्ध हैं। कांग्रेस बेवजह लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और उस बिटिया के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर जो आरोप का दौर है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विपक्ष और सत्तापक्ष आमने सामने। अंकिता भंडारी का जो ये मामला एक बार फिर से ये गूंजने लगा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला करते हैं यह लगाने के मुद्दा इसको बनते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव भी पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है, तो अपनी को देख लोकसभा चुनाव होना है, जिसे को देखते हुए लगातार कांग्रेस जो है वो मुद्दे पे मुद्दा उठाने का प्रयास कर रही है, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि भाजपा प्रदेश में कोई काम नहीं कर रही है। इसी को देखते हुए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड की यदि बात करते हैं तो इसमें करण माहरा
बिल्कुल प्रदेश सरकार पर एकदम आरोप लगाते कर रहे हैं कि इसमें लगातार नाम भी आ रहा है, नाम जब आ रहा है तो क्यों नहीं उसको सजा दी जा रही है, क्यों नहीं उस पर कार्यवाही भी कुछ की जा रही है। इसी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष चरण महारा ने कहा कि 14 जनवरी से 16 जनवरी तक प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी को 3 दिन जो अंकिता भंडारी को 3 दिन के लिए न्याय दो यात्रा आयोजित करने जा रही है, जो 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक यह न्याय यात्रा चलेगी, जिसमें आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रदेश भर की सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ अनेकों कार्यकर्ता रहेंगे। तो यह जो सरकार यह चलेगा, इसमें करीब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 14 जनवरी को जो मणिपुर से राजधानी महाराष्ट्र तक लगभग 67 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा है, उसी के साथ ही यह यात्रा भी 14, 15 और 16 जनवरी को शुरू किया जा रहा है, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा या समर्पित यात्रा होगी। इसमें अंकिता भंडारी की बात की जाएगी कि अंकिता भंडारी के हत्यारे को सजा होनी चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगाती है। वहीं यदि बात करें तो भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने और भाजपा के महेंद्र भट्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस जो है सिर्फ राजनीति कर रही है, कांग्रेस नहीं चाह रही है कि इसका फैसला हो, क्योंकि यदि बात करते हैं कि जब हत्याकांड हुई तो उसके बाद तुरंत ही आरोपी को जेल में आरोपी को भेज दिया गया और साथ ही साथ प्रक्रिया कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। यशराज, इस जो यात्रा है, यात्रा से कांग्रेस किस तरह की यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कांग्रेस उत्तराखंड में अपने राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करे, साथ ही साथ इस बार भाजपा जीत की हैट्रिक ना बना ले, इसी को देखने के लिए कांग्रेस के द्वारा लगातार स्थानीय मुद्दे को उठाया जा रहा है, जिसमें से अंकिता भंडारी हत्याकांड एक स्थानीय मुद्दा है। इसको लेकर के कांग्रेस लगातार जनता के पास भी जा रही है और जनता से बातचीत करके उन्हें यह बता रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला जो है, यह मामला उनके प्रदेश, उनकी बहन, बेटी और उनकी बेटियों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रदेश में उनकी बेटियां असुरक्षित है, यदि प्रदेश में ही बेटियां असुरक्षित है तो किस प्रकार से शासन और प्रशासन सिर्फ काम नहीं कर रहा है। तो लगातार कांग्रेस जो है इसको राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा लगातार यह जो पद यात्रा की जा रही है, लोगों के बीच जाकर वार्तालाप कर रही है, किसी को यह चुनावी मुद्दे को इससे बना करके यह काम किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अंकिता हत्याकांड के नाम पर एक बार फिर से राजनीति, कांग्रेस यहां पर जो न्याय 2 दिन के लिए यात्रा निकालने वाली है वो अंकिता भंडारी केस को लेकर एक बार फिर से जो यहां पर मुद्दा है वो गर्मा गया है, सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी। बता दें कि दून से अयोध्या का किराया 1054 रुपए रखा गया है। अभी बस की मैनुअली बुकिंग हो रही है, लेकिन जल्द ही इस बस को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यात्री घर बैठे फिर बस का टिकट बुक करवा सकेंगे। आपको बता दें कि आईएसबीटी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा को रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर की नाकर पंचायत की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ ही काफी बड़ी मात्रा में लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर शपथ ली। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारा प्रोग्राम था, जिसमें हमने सभी डिपार्टमेंटों के स्टॉल लगाए गए थे। सभी लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित थे, जिसको उनकी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई और लाभार्थियों को इससे बताया गया कि वो किस प्रकार इसका लाभ उठा सके। प्रदेश में अगले 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई की गई है, जिसमें सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने कोर्ट में 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव करवाने की बात कही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सचिव के बयान को रिकॉर्ड कर लिया है। इसके साथ ही दोनों याचिकाओं को लंबित रख मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख यहां पर तय की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी से सभी मंदिर और धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाए जाने का आह्वान किया है, जिसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंदर अजय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीनस्थ सभी मंदिरों में स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही 22 जनवरी को सभी मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 14 जनवरी से जो भी हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, उनमें स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसके क्रम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी जो अपने अधीनस्थ हमारे जितने भी मंदिर है उनमें स्वच्छता का कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। इसकी विस्तृत रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा, उस दौरान हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इसके लिए हम विस्तृत रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं, वो शीघ्र ही हम जारी भी कर देंगे। यूजीवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप संघल ने भागीरथी घाटी में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने मनेरी भाली द्वितीय परियोजना, धरासू विद्युत गृह सहित मनेरी बांध का निरीक्षण कर विद्युत उत्पादन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में तेजी लाने का आदेश भी दिया है। हल्द्वानी में पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में इष्ट गोलू देवता की पूजा अर्चना के साथ उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हुआ है। वहीं 14 जनवरी को पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच से ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पहाड़ की संस्कृति को दर्शाते हुए अनेक झांकियां दिखाई जाएंगी। वहीं मेले के अध्यक्ष बलवंत चुपाल ने बताया है कि हल्द्वानी में इस मेले की शुरुआत करने का उद्देश्य के लोगों को संगठित करना और अपनी संस्कृति को विस्तार देना है। देहरादून में आरटीओ की ओर से यातायात सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात और सड़क सुरक्षा के नियमों पर जानकारी दी गई। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मौत सड़क हादसे में हो जाती है, जो बेहद चिंता का विषय है। देश में हर एक साल सड़क दुर्घटना की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए आरटीओ के द्वारा अनेक काम किए जा रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड अपने आप में दो भौगोलिक परिदृश्य को समेटे हुए, जहां एक मैदानी क्षेत्र है तो एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ भी दुर्घटनाओं की असीम संभावनाएं देखी जाती है और लगातार दुर्घटना भी होती रहती है। इसी को देखते हुए देहरादून के आरटीओ कार्यालय के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए, सजग करने के लिए अनेकों कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें रेस ड्राइविंग से बचना चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, इस तरीके के अनेकों प्लानिंग किए जाते हैं। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ एमकेपी विद्यालय के बच्चे, जिसको देहरादून आरटीओ कार्यालय में आए थे और उन्हें आरटीओ अधिकारी ने स्पष्ट रूप से बताया कि क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है गाड़ी चलाने का और किस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और किन किन सावधानियों को गाड़ी चलाते समय बरतना चाहिए। तो इनको विभागीय स्तर पर दिखाया गया, सभी अधिकारियों से मिलाया गया ताकि इनको जागरूकता मिले, ये जागरूक हो और रोड सेफ्टी पालन करें। तो आइए जानते हैं कुछ बच्चों से। आपका नाम? माय नेम इज खुशी सूदी। मैं एमकेपी पीजी की छात्र हूँ। आज आप यहाँ पर क्या सीखी? आज मैं यहाँ पे ये सीखी, सबसे पहले तो मुझे पता चला कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए अपना, और हमें मतलब जितने भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, हमें हेलमेट लगाना चाहिए। हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला आज यहाँ पे। आपका नाम? माई सेल्फ प्रियंका, मैं BA 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यहाँ आने के बाद आप इससे पहले कभी आरटीओ कार्यालय आए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कैसा लगा यहाँ आरटीओ कार्यालय आकर के? आपने क्या क्या चीज बड़ी ज्यादा सीखी? क्या यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आरटीओ ऑफिस आई हूँ। मैंने यहाँ पर सीखा कि 16 साल की एज में भी लाइसेंस बन सकता है अगर गियर वाली गाड़ी ना हो और मम्मी पापा की वो परमिशन हो। तो जब आरटीओ कार्यालय एमकेपी के बच्चे आए तो उनमें जागरूकता आई और वो लोगों को भी जागरूक कर रहे थे। और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो यहाँ पर चित्रकला और विभिन्न खेलों के माध्यम से आरटीओ कार्यालय में आरटीओ के अधिकारी ने सारे बच्चों को जागरूक किया और कहा कि किस प्रकार से यदि आप ड्रिंक और ड्राइव करते हैं तो यह आपके जान का भी नुकसान कर सकता है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। वहीं हमारे साथ हैं आरटीओ अधिकारी। सबसे पहले हम जानते हैं सर से कि सर, आज जो एमकेपी विद्यालय के कुछ बच्चे आपके पास आए, ये कार्यशाला का आयोजन किस लिए किया गया? हम लोग समय समय पर स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को आरटीओ कार्यालय में आमंत्रित करते हैं। आज इसी रेफरेंस में हम लोगों ने एमकेपी कॉलेज के जो एनएसएस की लड़कियां हैं
उनको हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। लगभग 40 की संख्या में हमारे यहाँ लोग आए और हमने बेसिकली उनको इसलिए इन्वाइट किया था कि रोड सेफ्टी के बारे में उनको हम बता सकें। सर यदि बात की जाए इन्फोर्समेंट की, तो आपके हाथ में इन्फोर्समेंट है, तो किस प्रकार से आपको लगता है कि उत्तराखंड में खास करके देहरादून की यदि बात की जाए तो यहाँ पर चालान एक समस्या है। लोग कहते हैं कि चालान ज्यादा काटा जाता है, लेकिन यदि बात करें कि रोड सेफ्टी की भी, तो यहाँ पर दुर्घटनाएं भी काफी अधिक होती है और आपको मजबूरन बस भी काटना पड़ता है या लोगों को डराने के लिए भी करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है सर, किस प्रकार से इसके चालान काटने और लोगों को अवेयर करने के बीच आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? देखिए, परिवहन विभाग अब दोनों ही मुद्दों पर काम कर रहा है, इन्फोर्समेंट और लोगों को जागरूक करना। हम देखिए, कार्यालय में आने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो चालान भुगतने या किसी भी प्रकार की यहाँ पे सेवा लेने आ रहे हैं, हम उनको एक जागरूक करने का भी काम करते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है। चालान भुगतान के बाद हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो हमारे साथ थे आरटीओ के अधिकारी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि अवेयर किया जाए और बच्चे जागरूक हो जाए, और सबसे बड़ी बात है कि जिस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर शामिल हुए थे, इसी एज ग्रुप से बच्चे गाड़ी चलाना सीखते हैं और यहीं से रोड सेफ्टी की, विशेष रूप से रोड सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है और रखा जाना चाहिए। इनके माता पिता को भी उन्होंने अवेयर करते हुए कहा कि माता पिता भी जागरूक रहें और अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की, बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं उस पर भी वो निगरानी रखें। तमाम निगरानी के बाद भी देखना होगा कि कितनी दुर्घटनाएं रुकती है और कितनी दुर्घटनाओं पर काबू पाया जाता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। रुद्रपुर के लालपुर मालसा गांव में देर शाम सनी नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने बताया है कि सनी के दोस्त ने उन्हें सनी की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी, जिसके साथ सनी को आखिरी बार देखा गया। वहीं सूचना मिलते ही परिजन सब अस्पताल पहुंचे तो वहां सनी मृत पाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस तहकीकात में जुट गई है। लालपुर में खमरिया रोड के बलदेव जी जो ड्राइवरी करते हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र सन्नी को, जो मात्र अभी 16-17 साल का है और दलित परिवार है, सूची जाति के लोग, उसे उसी के कुछ दोस्त मलसा मोड़ से उठाकर ले गए अपने घर। और उसके बाद वहाँ उसकी लालपुर से, और वहाँ से उसकी बाद में सूचना मिली कि उसकी हत्या हो गई। उसकी बॉडी शायद गेल अस्पताल के आसपास मिली। ये बड़ी चिंता की बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।